तो चूंकि बच्चों हमारा 11वीं कक्षा का 20वां अध्याय चल रहा है, हमने भाग 1 और 2 देख लिया है। आज बारी है भाग 3 की, जिसमें अपन पढ़ेंगे कंकाल पेशी के बारे में, यानी कि स्केलेटन मसल के बारे में, कि किस तरीके से स्केलेटल मसल जो है वो अंदर से बनी हुई होती है। अपन आज उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। क्लियर दैट? चलो आ जाओ, पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। कंकाल पेशी यानी कि स्केलेटल मसल। कलर बदल लेती हूँ मैं, ना। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी कई पेशी बंडलों या पुलिकाओं से बनी हुई होती है। ये पढ़ेंगे हम बाद में। क्यों? क्योंकि अपन लेंगे एक स्लाइड। ठीक है, देखो, पहली बात तो कि तुम्हें पता है कि ये जो मेरा हाथ है, अब मैं इसको फोल्ड करना चाहती हूँ, तो ये फोल्ड कैसे होता है। ठीक है, ये फोल्ड कैसे होता है ये तुम्हें देखना है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये अपने नीट एग्जामिनेशन के लिए, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, वो एक बार देख लो। ठीक है, पहले स्ट्रेट हैंड बना दूंगा ना। ठीक है, ये अभी मुड़ा हुआ हाथ नहीं है, ये हाथ कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये भी मुड़ा हुआ हाथ नहीं है। अब इस मुड़े हुए हाथ में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। ठीक है, ये होती है हमारी बोन्स, होती है हैंड में। ठीक है, अभी बोन्स के हमें नेम नहीं देखने हैं, अभी हमें देखना है कि पेशी के द्वारा जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन में कैसे हेल्प करती है, हमें बस ये समझना है अभी। ठीक है, देखो, ये तो हो गई हमारी, क्या बोलते हैं, मसल, बोन, हड्डी, है ना, बोन। और ये हो गई हमारी मसल, यानी कि हमारी पेशी। ठीक है, ये हो गई पेशी। अब सुनो, मसल को बोन के साथ में कोई जोड़ता है, मसल को बोन के साथ में कोई जोड़ता है, ऐसा कुछ है ना, जैसे एक रबड़ होता है, ऐसा कुछ जो है जोड़े रखता है। इस ब्लू कलर को हम बोलते हैं टेंडन, टेंडन। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेंडन। टेंडन कहाँ होता है, मसल्स के बीच में और बोन के बीच में, मसल पेशी के बीच में और हड्डी के बीच में जो जोड़ होता है उसको हम बोलते हैं टेंडम, यानी कि MTB। क्लियर दैट? अब एक होता है, नहीं कलर अलग लेंगे, रुको, चलो ये ले लेते हैं। एक होता है दो बोन्स के बीच में, बोन्स को हड्डी से जो जोड़ता है, हड्डी से हड्डी को जो जोड़ता है, इसको हम कहते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। लिगामेंट कहाँ होता है, हड्डी के बीच में, हड्डी के बीच में क्या होता है, लिगामेंट, यानी बोन, लिगामेंट, बोन, BLB। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। हड्डियों को जोड़ने वाला है लिगामेंट, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला है टेंडन। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? अब मुझे क्या करना है, इस सीधे हाथ को यूं फोल्ड करना है, तो उस दौरान क्या होता है ये बात सुनो। ठीक है, एक बार मैं ये हटा रही हूं, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ हैंड बनाना है, इतनी जगह नहीं होगी, तो मैं इसको यहां लिख दूंगी, डोंट वरी। यहां लिख देती हूं MTB। ठीक है, MTB आता है ना, जिस पे रॉडीज वगैरह आता है, उसी को याद रखते हुए MTB याद रख सकते हैं। क्लियर दैट? और BMB,
जहाँ अपन भोजनालय है, खाना खाने जाते हैं, देखा होगा BMB, ठीक है, तो आप BLB याद कर लो, है ना, होगी बात। अब देखो हाथ कैसे मुड़ता है। पहले अपन येलो कलर लेंगे, ठीक है। अब बोन बना ले अंदर पहले, यहाँ पे लिगामेंट बना ले, यहाँ पे लिगामेंट बना ले जो बोन्स को जोड़ता है, BLB, और ये है हमारी पेशी और टेंडम बना लूं। रुको, टेंडम ऐसे नहीं बनाऊंगी, क्या हुआ पहले ये चीज देखो। अब क्या हुआ कि ये जो पेशी है बच्चों, पेशी ही फोल्ड होती है। कभी भी टेंडम, टेंडम क्या है, दो इस तरह के रबड़ हैं, है ना, दो ये ऐसे रबड़ हैं, ये है हमारी पेशी, ठीक है, पहले अभी ऐसा है, तो ये जो रबड़ है ये तो ऐसे रहेंगे, ये तो कोई रस्सियां हैं जिसको पकड़ के रखी है, तो रस्सी कुछ भी फोल्ड नहीं हो रही है, रस्सी जो है वो फोल्ड नहीं हो रही है, उसकी तन्ने तो ऐसी है। फोल्ड कौन हुआ है, पेशी। पेशी यहाँ पर लंबी थी, ये थोड़ी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये धागों ने इसको खींचा, ठीक है, तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और इसी से मेरा हाथ जो है फोल्ड हो गया विद द हेल्प ऑफ BLB, विद द हेल्प ऑफ MTB। आई बात समझ में? ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है बॉडी के अंदर। बोन को, हड्डी को जोड़ने वाला होता है लिगामेंट, और पेशी और हड्डी को जोड़ने वाला होता है टेंडम। क्लियर दैट? आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। डन डन। अब देखो क्या बताना है मुझे बताना है तुम्हें एक और कंकाल पेशी के बारे में, है ना। अब अपन पढ़ेंगे हमारी कंकाल पेशी के बारे में। कंकाल पेशी बना रहे, सुंदर से बनाने की कोशिश करेंगे। आ जाओ, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारी मसल, ये है हमारी पेशी। पेशी के सराउंडिंग में एक कवरिंग होती है, पेशी के सराउंडिंग में कवरिंग होती है, ठीक है। ये है पेशी। पेशी के सराउंडिंग में मैंने एक कवरिंग बताई है जिसका नाम मैं अभी बताने जा रही हूं तुमको। इसका नाम है, तो एपीमाइसियम क्या है, इसका नेम है, जो कि मसल्स को बाहर से घेरी हुई है, जो कि मसल को, ये क्या है अपनी येलो वाली, ये क्या है, मसल, ठीक है, मसल
ये हमारी मसल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे एपीमाइशियम। एपीमाइशियम, ठीक है। जो मसल की जो बाहरी कवरिंग है, बाहरी जो परत है, उसको हम बोलते हैं एपीमाइशियम, या फिर क्या बोलेंगे, मतलब हिंदी में लिखेंगे एपीमाइशियम, ठीक है। अब सुनो, इस पेशी के अंदर कैसे बनाऊं, वाइट से बना देती हूं। इस पेशी के अंदर बहुत सारे बंडल हैं, है ना। इस पेशी के अंदर, मसल के अंदर बहुत सारे बंडल है, किसके, मसल सेल के, ठीक है। किसके हैं, मसल सेल। ये क्या है, मसल सेल, और इनको हम बोलते हैं मायोफाइबर। पेशी कोशिका, मायोफाइबर, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको, मायोफाइबर। मायोफाइबर बना लें अपन, बनाया तो है नहीं। ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू कलर के हैं, यहाँ ऐसे बना देती हूँ, ये क्या है हमारे मायोफाइबर, मसल सेल, ठीक है। अब ये जो मसल सेल्स है, ये बंडलों में है ना, ये बंडलों के अंदर है। इन बंडल्स को क्या कहते हैं अपन, इन बंडल्स को, ये जो बंडल्स हैं, ये बंडल्स क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फेसिकल। ये कहलाते हैं फेसिकल्स। फेसिकल, या फिर मैं कहूंगी पेशी कोशिका बंडल, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फेशियल्स बोल रहे हैं। स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, एक बार देखते हैं इसको हम बोलते हैं फेसिकल्स, ठीक है। ये जो बंडल है मांसपेशियों के, मांसपेशी की कोशिकाओं के, सॉरी पेशी कोशिकाओं के, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फेसिकल्स बोल रहे हैं। क्लियर दैट। अब सुनो, अब ये जो बंडल है बच्चों, ये जो बंडल है, इन बंडल पे भी कवरिंग है। कलर चेंज करती हूँ, रुको। ये जो बंडल है, ये जो बंडल है, इन पे भी एक कवरिंग है, इन पे भी एक कवरिंग है ना, इन बंडल पे भी एक कवरिंग है। ये लो, है ना, इन बंडल पे भी कवरिंग है। इस कवरिंग को क्या बोल रहे हैं अपन, इसको अपन बोल रहे हैं पेरीमाइशियम या माइशियम, पेरीमाइशियम, पेरीमाइशियम। पेरीमाइशियम कहाँ है, इन बंडलों पे। बंडल क्या है, बंडल को हमने क्या बोला, फेसिकल्स। फेसिकल्स की जो कवरिंग है बच्चों, जो बंडल्स पे कवरिंग है, उसको हम बोल रहे हैं पेरीमाइशियम। क्या बोल रहे हैं, पेरीमाइशियम। अब सुनो, किसकी बनाऊं, कलर की दिक्कत है, कलर देखिए, एक और मिल गया। और ये जो अंदर की मायोफाइबर्स हैं,
ये मायोफाइबर्स पे भी एक कवरिंग है, इन मायोफाइबर्स पे भी कवरिंग है। ये लो, इन मायोफाइबर्स पे भी कवरिंग है। ये जो मायोफाइबर्स हैं उस पे भी कवरिंग है। इन कवरिंग को क्या कहेंगे? मायोफाइबर पे जो कवरिंग है उनको क्या कहेंगे? इसकी कवरिंग को बोलेंगे अपन एंडोमाइशियम। एंडोमाइशियम, ठीक है, एंडोमाइशियम। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रिपीट कर रही हूं अगेन, ठीक है, आई रिपीट अगेन। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि हुआ क्या है, ठीक है, डन। अब सुनो, सबसे पहले मैंने बोला कि ये जो येलो कलर की है, ये सबसे पहली जो लाइन है, ये है एक मसल, ये क्या है? एक पेशी है, ठीक है, पेशी। पेशी के बाहर एक परत है बच्चों, पेशी के बाहर एक परत है, इसको हम बोल रहे हैं एपीमाइशियम। बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ है, यानी कि एपी, ये तो पता है ना, एपी, पेरी, एंडो, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। तो बाहर की कवरिंग को अपन बोल रहे हैं एपीमाइशियम। क्लियर दैट? इस मसल के अंदर बहुत सारी मसल सेल्स हैं, इस मसल के अंदर बहुत सारी मसल सेल्स हैं। इन मसल सेल को हम बोलते हैं मायोफाइबर। क्या बोल रहे हैं? मायोफाइबर। यानी ये जो है, ये क्या है? मायोफाइबर। मायोफाइबर पे जो कवरिंग है बच्चों, मायोफाइबर पे जो कवरिंग है उसको हमने बोला है एंडोमाइशियम। क्या बोला है? एंडोमाइशियम। ये जो मसल सेल्स हैं, जो मायोफाइबर्स हैं, ये बंडल्स के रूप में एकत्रित हैं। इन बंडल्स को हमने बोला फेसिकल। क्या बोला? फेसिकल। यानी कि मसल सेल्स जो हैं उसका बंडल जो है उसको हमने बोला फेसिकल, ठीक है। इन फेसिकल पे भी कवरिंग है। इस फेसिकल पे जो कवरिंग है उसको अपन ने क्या बोला? उसको हमने बोला पेरीमाइशियम। क्या बोला? पेरीमाइशियम। यहाँ तक क्लियर? अब सुनो, अब ये जो बंडल है बच्चों, ये भी आपस में कनेक्टेड है। ये एक बंडल, ये एक बंडल, ये एक बंडल, ये एक बंडल, ये बंडल भी कनेक्टेड है। तो ये बंडल कनेक्टेड है, अब ये बंडल कैसे कनेक्ट करूं? ठीक है, बंडल भी कनेक्ट हो जाएंगे। ये जो बंडल है, ये जो बंडल है एक दूसरे से कनेक्ट है, ये कनेक्टिविटी है इनकी, ठीक है, ये कनेक्टिंग है एक दूसरे से। बंडल जो है ये कनेक्ट है। ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो कनेक्टिविटी है इसको हम बोलते हैं फेशिया। इसको हम बोलते हैं फेशिया। एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तुम्हारी बुक से मैं समझाऊंगी कि क्या क्या कहा हमने। डन? स्क्रीनशॉट डन? अब देखो क्या हुआ, अब सुनो क्या हुआ। अब बुक से मैं समझाऊंगी बाद में, लेकिन मैं चाहती हूं कि इसका और अपन आगे पढ़ेंगे कि डायग्राम में एक्चुअल में क्या है, ठीक है। सुनो, अब ये जो है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है, मैं कलर चेंज करूंगी, रुको। अंदर क्या ले रखा है? ब्लू। ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये अपन लेंगे एक, ये है माइक्रोट्यूब्यूल। इस माइक्रोट्यूब्यूल को अपन लेंगे, ठीक है। आ जाओ, इधर देखो। ठीक है, ये फेसिकल्स हैं, फेसिकल्स हैं। इसमें से अपन ने ये एक सेल निकाल ली, इसमें से अपन ने ये एक सेल निकाल ली। तो आ जाओ, ये कैसे दिखेगी तुम्हें? ठीक है, और इसकी कवरिंग भी बना देती हूँ।
कवरिंग अपन ने उधर कौन सी बनाई है, ग्रीन कलर की। ठीक है, ये तुम्हारी कवरिंग हो गई। ठीक है, ये क्या है, ये है तुम्हारी एंडोमाइशियम। ये क्या है तुम्हारा, मायोफाइबर। मायोफाइबर, ठीक है, ये मायोफाइबर है तुम्हारा। अब सुनो, मायोफाइबर के अंदर भी कुछ कोशिकाएं प्रेजेंट है। मायोफाइबर के अंदर भी कुछ कोशिकाएं प्रेजेंट हैं। वो किससे बनाऊं अब, कोई ऐसा कलर जो बहुत ही अलग हो, डिफरेंट हो। ये तो दिखेगा ही नहीं। रुको, दिखा रही हूँ। कलर ब्राइट चाहिए, ये विजिबल नहीं है। डायग्राम भी सुंदर बनाना है, क्या करें, येलो से दिखा दूं क्या, येलो से दिखा देती हूँ, है ना। इसके अंदर भी बच्चों, ये देखो, इसके अंदर भी कुछ कोशिकाएं हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल, ये है मायोफाइबर, और इसके अंदर कुछ ऐसी हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये मायोफिब्रिल। ये लो, ये क्या है, येलो कलर की, इसके अंदर भी, मतलब बंडल के अंदर कोशिकाएं हैं। ठीक है, जिसको हमने मायोफाइबर कहा। मायोफाइबर के अंदर भी हमारे पास क्या है, कुछ बंडल्स हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल, ठीक है, मायोफिब्रिल है। अब सुनो क्या हुआ, जो इसके अंदर, इस मायोफाइबर के अंदर, ठीक है, मायोफाइबर के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, द्रव कौन सा बनाऊं अब, बहुत ही दिक्कत है, लाइट कलर से बनाती हूं। ठीक है, ये मायोफाइबर के अंदर द्रव भरा हुआ है। ठीक है, ये मायोफाइबर के अंदर द्रव भरा हुआ है, ये लो। ठीक है, ये मायोफाइबर के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, ये लो। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब सुनो, इस द्रव को क्या कहेंगे, ये जो द्रव भरा हुआ है इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म। क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म। इंग्लिश में
सार्कोप्लाज्म, PLASM, ठीक है, सार्कोप्लाज्म क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म कहेंगे। अब सुनो, कलर की बहुत समस्या है। अब ये जो हमारा मायोफिब्रिल है बच्चों, मायोफाइबर सॉरी, जो हमारा मायोफाइबर है, इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, है ना, इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ये लो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लो, ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां लिख दूं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यानी कि कोशिका झिल्ली को, जो कि मायोफाइबर की झिल्ली है, उसको हम बोलते हैं सार्कोलीमा। सार्कोलीमा इधर लिख रही हूं PM यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली जो है उसको हम बोलते हैं सार्कोलीमा। इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो अंतःप्रधवी जालिका है, ठीक है, अंतःप्रधवी जालिका है, उसको बोलते हैं सार्को रेटिकुलम। वो भी बना दूं, किससे बनाऊं, इसके भी शेड्स आ रहे हैं क्या, ठीक है। ठीक है, ये जो है इसको हम बोलेंगे, ये जो ER है इसको हम बोलते हैं सार्को रेटिकुलम। ये बस इसका वो तो कमी नहीं करा, सार्को रेटिकुलम, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सार्को रेटिकुलम। दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा डार्क करूं, सार्को रेटिकुलम, ठीक है, जो इसके अंदर अंतःप्रधवी जालिका होगी उसको अपन बोलेंगे सार्को रेटिकुलम। क्लियर दैट। अब सुनो, अब सुनो, जो बच्चों इसकी सार्कोलीमा है, किसकी, इसकी जो सार्कोलीमा है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। सार्कोलीमा इसकी जो है वो कुछ इस तरीके से होगी, यूं अंदर से इस तरीके से होल बना लेती है, ठीक है, इस तरीके से यूं होल बना लेती है, यूं होल बना लेती है अंदर की तरफ। यानी कि जैसे एक नली है, मतलब ऐसे ये एक परत है, इस परत पे तुम घोंसा मार दो तो ये अंदर की तरफ दब जाएगी। इसको, ये क्या है, सार्कोलीमा है, ये सार्कोलीमा है। सार्कोलीमा को तुमने धांसा तो ये नीचे की तरफ यूं ओपन हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टी ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको अपन, टी ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, टी ट्यूब्यूल्स। हिंदी में भी लिख दूं, टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, टी ट्यूब्यूल्स आ गया। ये है सार्को रेटिकुलम, ये हो गया सार्कोप्लाज्म जो उसके अंदर द्रव्य भरा हुआ है। इसके अंदर भी कुछ बंडल्स है जिसको हमने बोला मायोफिब्रिल। मायोफाइबर के अंदर भी कुछ बंडल हैं, कुछ कोशिकाएं जिसको हमने बोला मायोफिब्रिल। फिर हमने बोला कि जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं सार्कोलीमा। सार्कोलीमा अंदर से टी शेप्ड की होती है, इसलिए इसको अपन टी ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर। एक और चीज सुन लो, एक और चीज सुन लो, यहां पर इसके पास में, किसके पास में, ये जो मायोफाइबर है और जो इसका सार्कोप्लाज्म है उसके अंदर ग्लाइकोजन पड़ा हुआ होता है। क्या पड़ा होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है, क्या पड़ा होता है, ग्लाइकोजन पड़ा हुआ होता है।
अब तुम यही सोच रहे होंगे कि मैम जो ग्लाइकोजन है वो तो हमारे लीवर में पड़ा हुआ होता है ना, एनर्जी का स्टोर जो रूप होता है वो ग्लाइकोजन होता है। तो ग्लाइकोजन मसल सेल में क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन मायोफाइबर में क्या कर रहा है? तो बेटा एक बार बताओ, तुम एक्सरसाइज करने जा रहे हो या तुम रनिंग करने जा रहे हो, तुम दौड़ने जा रहे हो, तो क्या तुम्हारा यकृत अपनी एनर्जी देगा क्या सारी? है, लीवर तुम्हें हमेशा एनर्जी देगा? ऐसा तो नहीं है। तो हमारी जो मसल्स होती हैं, जो हमारी पेशियां होती हैं, उनके पास भी खुद का ग्लाइकोजन होता है, ताकि तुम कभी भी एक्सरसाइज कर लो, कभी भी दौड़ लो, कभी भी कूद लो, तो उसके लिए तुम्हें एनर्जी यहाँ से मिल सके। आ गई बात समझ में? आ गई। अब सुनो एक और बात, इसी के अंदर कलर ही नहीं दिख रहा, रुको एक मिनट। इसी के अंदर तुम्हारे पास O2 भी होती है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन भी तुम्हारे पास है। यहाँ पर तुम्हारे पास ऑक्सीजन भी है, ठीक है। वैसे यदि तुम्हारे रक्त में जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ होता है ना ऑक्सीजन, ये तो बात पता है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इसको हम कहते हैं मायोग्लोब्यूलिन, मायोग्लोबिन, क्या बोलेंगे इसको? मायोग्लोबिन। लिख दूं हिंदी में भी, मायोग्लोबिन। क्लियर दैट? क्या बोलेंगे? मायोग्लोबिन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वापस से सब कुछ इलोबरेट कर रही हूं। डन? स्क्रीनशॉट डन? अब सुनो, वापस पीछे आ जाओ। यहां पर अपन ने कंकाल पेशी स्टार्ट की थी। कंकाल पेशी में हमने बोला कि ये पेशी है, पेशी पे किस तरह है, जिसको हमने बोला एपीमाइशियम। फिर हमने कहा इस पेशी के अंदर बहुत सारी ये है मसल सेल्स हैं, ठीक है, पेशी कोशिकाएं हैं जो एक बंडलों में हैं, जिसको हमने फेसिकल्स बोला। इन बंडलों पर भी एक कवरिंग है, जिसको हमने बोला पेरीमाइशियम। इनके अंदर जो मायोफाइबर्स हैं, मायोफाइबर जो बंडल्स के रूप में जमा है, उस पे भी एक अस्तर है, जिसको हमने बोला एंडोमाइशियम। ये बात क्लियर है? अब फिर हमने एक इस ट्यूब्यूल को निकाल लिया, इस ट्यूब्यूल को निकाल लिया, ये रही ट्यूब्यूल बाहर निकाल ली। इस ट्यूब्यूल के अंदर भी ऐसे कुछ ट्यूब्यूल्स पड़े हुए हैं, जिसको हमने बोला मायोफिब्रिल, ठीक है। मायोफाइबर के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है, जिसको हमने बोला सार्कोप्लाज्म। और इस मायोफाइबर की जो झिल्ली है, जो टी ट्यूब्यूल शेप में होती है, इसको हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। और ये जो झिल्ली है, इसको हम बोलते हैं सार्कोलीमा, ठीक है। एक बार मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ यहाँ पे, है ना। वाइट से ही बना देती हूँ। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ER, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सार्कोरेटिकुलम। सार्कोरेटिकुलम अब विजिबल है, सार्कोरेटिकुलम कहते हैं इसको। फिर हमने बोला यहाँ पर ग्लाइकोजन भी स्टोर होता है पेशी में। क्यों? मतलब जो पेशी कोशिकाएं हैं वहाँ पर हमारे पास ग्लाइकोजन भी है। क्यों? क्योंकि अपन सडन एक्सरसाइज करने लग जाए तो हमें ग्लूकोज कौन देगा, हमें एनर्जी कौन देगा, हमें एटीपी कौन देगा? तो ये ग्लाइकोजन देंगे, जो पेशी कोशिका में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने कहा यहाँ पर तो ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ऐसी ऑक्सीजन जो कि पेशी कोशिका में मिले, उसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। और जो रक्त में मिले ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अंदर समझ में आ गया? नीट में पूछा जा सकता है। फिर हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि भाई क्या रह गया, सारी चीज़ें बता दी क्या? हाँ, सारी चीज़ें हो गई, डन, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें ये पैराग्राफ समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया। तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहती है ये देख लेते हैं, आ जाओ।
हमारे शरीर के प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी कई पेशी बंडलों या पुलिकाओं से बना होता है, जिसको हम फेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, आ जाओ। हमने क्या बोला? बंडलों से बना होता है, पुलिकाओं से बना होता है। पुलिका लिख दूं? ठीक है, ये पुलिकाएं हैं जिसको हमने कहा फेसिकल्स। पहली लाइन क्लियर? जो संयुक्त रूप से कोलेजनी संयोजी उत्तक स्तर, जो कोलेजनी संयोजी उत्तक है, जिसको हमने क्या बोला? संपुट यानी कि फेसिया। मैं गलत चल जाती हूं हमेशा ना। ये संयोजी उत्तक है, ये है ना, ये संयोजी उत्तक है, जिसको हमने क्या बोला है? जिसको हमने कहाँ बोला है? कहाँ बोला है? फेशिया। ये रहा। ठीक है, इसको हमने क्या बोला है? फेशिया बोला है। क्लियर दैट? फिर हम कहना चाह रहे हैं प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे भी होते हैं, है ना। ये क्या है? ये अंदर क्या है? इसको हमने क्या बोला? पेशी रेशे। ठीक है, पेशी रेशे यानी कि मायोफाइबर, पेशी रेशे बोला। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से आश्रित होता है, जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। आ जाओ। प्रत्येक पेशी रेशा, ये क्या है हमारा? पेशी रेशा। प्रत्येक पेशी रेशा एक प्लाज्मा झिल्ली से ढका रहता है, जिसको हमने सार्कोलीमा कहा, जिसको हमने सार्कोलीमा कहा। क्लियर दैट? पेशी रेशा एक सकोशिका, पेशी रेशे में भी ये क्या है? पेशी रेशा है, इसमें भी सकोशिका, ये क्या है? सकोशिका है। ठीक है, क्योंकि पेशी द्रव्य सार्कोप्लाज्मिक कई केंद्रक होते हैं। आ जाओ। ये क्या है? सकोशिका है। ये क्या है? सकोशिका, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये बात क्लियर? यहां तक क्लियर? अब आगे आ जाओ। अंतःप्रद्रव्य जालिका अर्थात पेशी रेशों के पेशी द्रव्य जालिका यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयनों का भंडार गृह है। क्या है? ये जो हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं लिखा ना मैंने, प्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। यहां तक डन हो गया? यहां तक डन है कि यहां इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? भंडार गृह है। पेशी रेशा एक विशेष, अब क्या है अपन को आगे चीजें देखनी है। ठीक है, मायोफिलामेंट, मायोफिब्रिल, ये क्या होते हैं? बैंड्स क्या होते हैं? इसके लिए भी अपन एक स्लाइड ले लेते हैं। डन। प्रत्येक पेशी तंतु क्रमवार गहरे व हल्के पट बैंड होते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरीके से जो बैंड होते हैं, क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र किस तरीके से पाए जाते हैं, ये चीज हमें इसमें अब देखनी है आगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये जेड रेखा, ए बैंड, आई बैंड समझाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? आ जाओ, एक मिनट। अब देखो हमने क्या पढ़ा? हमने एक कोशिका ले ली है ना, मसल सेल ले ली। मसल सेल में हमारे पास क्या है? मायोफाइब्रिल है ना, मायोफाइबर है। मायोफाइबर ये फेसिकल में पड़े हुए हैं, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें से हमने एक मायोफिब्रिल निकाली। क्या निकाल ली? ये है हमारी मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल है यानी कि मायोफाइबर में से। ठीक है, ये मायोफाइबर में इस तरह की कोई अलग, ये ऐसे अंदर से भी इस तरीके से, ठीक है, इसके अंदर भी ये इस तरीके से है। इसको अपन क्या कह रहे हैं?
मायोफिब्रिल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मायोफिब्रिल कह रहे हैं। अब मायोफिब्रिल को मैंने इस तरीके से निकाल लिया, ये लो, निकाल लिया। अब ये मायोफिब्रिल में आप देखोगे तो यहाँ पर अपने एक्टिन और मायोसिन यानी कि थिक और थिन फिलामेंट पड़े रहते हैं, पतले और मोटे तंतु पड़े रहते हैं। वो तंतु हम कहते हैं ना कि जो मसल सेल्स है वो स्ट्रेटेड है, स्ट्रेटेड यानी कि रेखी है, उस पर रेखित पाए जाते हैं, डार्क डार्क बैंड्स पाए जाते हैं। आखिरकार वो बैंड आते कहाँ से, वो हमें यहाँ पे नोटिस करना है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। बैंड का तुम देखोगे तो बहुत इजी से समझ में आएगा कौन सा बैंड कहाँ पर है। ठीक है, बहुत ही इजी से हमें समझ में आएगा कि कौन सा बैंड कहाँ पर है, बस गौर लगा के देखो। अब हम क्या देख रहे हैं? इस मायोफिब्रिल के अंदर का, मायोफिब्रिल के अंदर का हम देख रहे हैं। जैसे मैंने यहां बना दिया, ये लो, ये लो, ये क्या है? ये है सार्कोमियर। ठीक है, ये सार्कोमियर है। अब इस सार्कोमियर पे स्ट्रेटेड लाइन कैसे दिखाई देती है, एम क्षेत्र कैसे दिखाई देता है, जेड क्षेत्र कैसे दिखाई देता है, आ जाइए बनाते हैं। आप ये डायग्राम देख रहे हैं? ठीक है, इसको मैं करने के लिए एक और अपन स्लाइड ले लेते हैं। ये है हमारी मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल में ये एक सार्कोमियर है, ये दूसरा सार्कोमियर है। अब कैसे पता लगाया मैम कि एक सार्कोमियर का ये क्षेत्र है, दूसरे सार्कोमियर का ये क्षेत्र है? तो एक सार्कोमियर को कवर करने के लिए एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, तो ये जो बीच का गैप है ये क्या कहलाएगा? सार्कोमियर। मतलब ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, समझ में आ रही है? ये दो लाइन है और इसके बीच का जो गैप है ये सार्कोमियर कहलाता है। और इस लाइन की हम यदि बात करें, यदि इस लाइन की हम बात करें तो ये क्या है? जेड लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जेड लाइन कहलाएगी। इज दैट क्लियर? एक सार्कोमियर से, जो एक सार्कोमियर है उसकी जो दो तरफ की वॉल हम कह सकते हैं, दो तरह की दीवारें जो हैं वो क्या बनाती है? जेड लाइन बनाती है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? अब देखो यहां पर, एक मिनट में कलर चूज कर लूं कौन सा अपन ने लिया है किसके लिए। ठीक है, जो जेड लाइन है बच्चों, जो जेड लाइन है उस पे कुछ फिलामेंट पड़े हुए हैं और ये फिलामेंट जो है वो है पतले पतले फिलामेंट है। आ जाओ पतले फिलामेंट बना लेते हैं। ये लो, पतले फिलामेंट बना लिए, ये लो। ठीक है, ये पतले फिलामेंट बना लिए। ये जो पतले फिलामेंट है बच्चों, इनको यहाँ पे लिख दूं सार्कोमियर, ये सार्कोमियर है। ये जो पतले फिलामेंट है इसको मैं बोल दूं थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, पतले तंतु। और तुम लोगों को ये बात पता है कि पतले तंतु की बात करें तो कौन सा होगा? एक्टिन। कौन सा होगा? एक्टिन फिलामेंट होगा। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक कोई परेशानी? थिन फिलामेंट में पतले तंतु एक्टिन है हमारे। क्लियर दैट? अब देखो जेड लाइन में, जो जेड लाइन, जैसे जेड लाइन है ये, है ना, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है। यहां पर मैं ये लगा दूं पतले फिलामेंट, यहां पर लगा दूं, यहां पर लगा दूं, तो ये पतले फिलामेंट कौन है? ये पतले फिलामेंट है हमारे एक्टिन। ठीक है, क्या है हमारे? एक्टिन। ये बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब आगे आ जाओ। अब इसी में मैं क्या कर रही हूं? मोटे फिलामेंट डाल रही हूं। ये लो, ये लो, ठीक है। ये क्या है जो पिंक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं? ये क्या है? ये है हमारे मोटे तंतु हैं, यानी कि थिक फिलामेंट बोल दूं, थिक फिलामेंट। और थिक फिलामेंट कौन से होते हैं? मोटे तंतु कौन से होते हैं? मायोसिन होते हैं, हाँ या ना? मायोसिन होते हैं। इज दैट क्लियर? तो बच्चों देखो, हमने जो पीछे वाला जो आप क्षेत्र देखोगे यहाँ पर, ये जो बादामी सा कलर आपको दिख रहा है ये है हमारे पतले तंतु एक्टिन फिलामेंट। मोटे मोटे जो पिंक कलर के तुम्हें दिख रहे हैं ये है हमारे मायोसिन। तुम देख रहे हो कि मोटे वाले ने
मोटे वाला जो तंतु है, अभी जो मेरा हैंड है ये मोटे वाला तंतु है, इसने पतले वाले की जगह भी घेर रखी है। क्यों? क्योंकि हेल्दी है, हेल्दी है तो इसको थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए। डोंट टेक पर्सनली प्लीज, मैं किसी पर्सनल पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ आपको समझाने के लिए कि कोई एक मोटा तंतु है ये, और मोटे तंतु को अपनी ज्यादा जगह चाहिए होती है रादर देन पतला वाला। हाँ है ना, कोई पतली चीज देखो, कोई मोटी चीज देखो, मोटी चीज के लिए तुम्हें स्थान ज्यादा घेरा हुआ दिखेगा, तो मोटा तंतु बोल रहा है अरे रे उधर खिसक भाई, अरे रे उधर खिसक, मतलब उसने पतले वाले तंतु पे भी अपनी जगह रोक रखी है, पतले वाले तंतु पे भी अपनी जगह रोक ली है। आप देख रहे हो, ये देखो पतले तंतु के ऊपर कौन, मोटे तंतु ने पतले वाली जगह पर भी अपनी जगह रोक ली है। इज दैट क्लियर? पतले तंतु की हालत ऐसी है, मतलब पतले वाला तंतु बोल रहा है कि भाई उधर खिसक ना, मोटा वाला तंतु बोल रहा है मेरे पास जगह होगी तभी तो खिसकूंगा, फिर वो इधर खिसक रहा है, फिर वो इधर खिसक रहा है। तो फिर पतले वाले और मोटे वाले तंतु में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? मोटे तंतु और पतले तंतु में झगड़ा हो गया। उसने बोला कि तुम मेरे क्षेत्र में नहीं आ सकते, पतले ने बोला डरते डरते तुम मेरे क्षेत्र में नहीं आ सकते। मोटा वाला बोला क्यों भाई, मेरे को जगह ज्यादा चाहिए और मेरी मर्जी, तू अपनी शरीर तो देख, थप्पड़ पड़ेगा और अभी गिर जाएगा। मोटे वाले तंतु को गुस्सा आ गया, तो अब क्या करे? पतला वाला तंतु बोला कि ठीक है, कौन देर से माताफोड़ी करे, लेकिन जितने क्षेत्र में मैं हूं, वापस सुनो, जितने क्षेत्र में मैं हूं, सिर्फ जहां पर तुम्हारा भाग मेरे से टच नहीं हो रहा, मान लो ये पतला तंतु है और उस पे मोटा तंतु यूं आ रहा है ना, मोटा तंतु यूं आ रहा है, तो ये कह रहा है कि जो पतला पतला तंतु वाला भाग है, यानी कि दैट मीन्स हम बात करें, रुको एक कलर से बनाती हूँ, एक मिनट रुको भाई, कलर चेक करने पड़ेंगे। चलो एक बार पतले, नहीं इसे व्हाइट से दिखा नहीं सकते, व्हाइट ऑलरेडी अपन ने कर रखा है। ठीक है, इतना क्षेत्र तुम्हें दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, यहां पर इस वाली लाइन तक, इस वाली लाइन तक तुम्हें कोई भी मोटा तंतु दिख रहा है, पतले पर कोई भी तंतु नहीं दिख रहा है, तो ये जो क्षेत्र कहलाता है, तो ये कहता है ये अपन का क्षेत्र है ना, ये मेरा क्षेत्र है, आई क्षेत्र है, यानी कि जहां पर सिर्फ मेरा राज है, मोटा तंतु यहां नहीं आएगा। तो उस क्षेत्र को जहां तक भी, ये देखो, जहां तक भी ये वाला जो पार्ट है, जहां तक भी केवल पतला तंतु है, जहां तक भी सिर्फ पतला तंतु है, जहां तक भी सिर्फ और सिर्फ पतला तंतु है, ये क्या कहलाएगा? आई क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आई क्षेत्र। जहां जहां पर सिर्फ और सिर्फ पतला तंतु है, एक्टिन है, उसको हम क्या कह रहे हैं? आई क्षेत्र, यानी कि ये मेरा क्षेत्र है, आई क्षेत्र। इज दैट क्लियर? याद रहेगा, आई क्षेत्र यानी कि जो सिर्फ सिर्फ पतला क्षेत्र हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पतला तंतु हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन हो। आ गई बात समझ में? अब देखो मोटा तंतु, मोटा तंतु जो पूरा है, ये पूरा मोटा तंतु चाहे वो पतले तंतु में घुसा हुआ हो, लेकिन है तो पूरा मोटा तंतु, है ना। ये थोड़ी ना कि वो पतले तंतु में घुस गया तो ये पतले तंतु का पार्ट हो गया, ऐसा तो नहीं बोला। मोटा तंतु बोल रहा है कि ये मेरा पूरा क्षेत्र है, ये अपुन का क्षेत्र है। अब आएगा अपुन, ए वाला, ठीक है। तो जितना पूरा, ये यहां से लेकर के, कलर चेंज कर ले, यहां से लेकर के यहां से जहां जहां तक भी आई बैंड, सॉरी, जहां जहां तक भी अपना मायोसिन आ रहा है, जहां जहां तक भी मोटा तंतु आ रहा है, ये पूरा क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा? ए क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपुन का क्षेत्र कहलाएगा, ए क्षेत्र, जिसमें एक्टिन भी प्रेजेंट है और मायोसिन प्रेजेंट है, दोनों वाला क्षेत्र जो कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा? मायोसिन। मतलब मायोसिन जो है, जहां पर वो एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो क्षेत्र भी ए क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन अब देखो क्या हुआ, जब पतले वाले तंतु ने बोला कि मेरा खुद का क्षेत्र जहां पर किसी का हस्तक्षेप ना हो, है ना भाई, तू तेरी जगह है, तू मेरे में घुस भी रहा है तो भी वो मेरी जगह नहीं है, अब मैंने अपना क्षेत्र बना लिया, उसने आई क्षेत्र बना लिया, है ना। तो मोटे वाले तंतु के पास क्या आई? थोड़ी सी जेलस हुआ कि इसने अपना क्षेत्र बनाया है जिसमें कि वो एक्टिन नहीं है या मायोसिन नहीं है, तो मैं भी अपना क्षेत्र बनाऊंगा, है ना। तो इसने क्या बोला? इसने बोला कि ठीक है, जहां जहां मैं हूं, जहां जहां सिर्फ मैं हूं, ये वाला पार्ट, व्हाइट वाला पार्ट, इसमें कहीं पर भी तुम्हें एक्टिन दिख रहा है? सिर्फ मायोसिन का पार्ट है,
सिर्फ और सिर्फ मायोसिन का पार्ट है। क्या कह रहे हैं, जहां जहां भी भाई सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, वो एक्टिन के अंदर घुसा हुआ नहीं, उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ मायोसिन का पार्ट क्या कहलाएगा, एच क्षेत्र, यानी कि मेरा अपना घर। एच यानी हाउस होता है, एच यानी हर्ट भी होती है, एच फॉर हर्ट, एच फॉर हाउस होता है कि नहीं होता है, तो एच यानी कि तुम याद रखना हाउस, हाउस यानी कि जो हमारा खुद का होता है जिसपे किसी और का हस्तक्षेप नहीं होता है, हाँ या ना। ए क्षेत्र यानी कि एरिया, इस एरिया में तो सभी रह सकते हैं, एक्टिन भी रह सकता है, मायोसिन भी रह सकता है, तो एरिया हो गया। याद कराने के ट्रिक्स बता रही हूँ, ए फॉर एरिया नहीं है यहाँ पर और एच फॉर हाउस नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे लर्न हो सकता है। ए एरिया, एरिया में कोई भी आ सकता है, तू भी आ सकता है, मैं भी आ सकता हूँ, लेकिन हाउस में, मेरे घर में सिर्फ मैं आऊंगा। तो आई क्षेत्र ने बोला कि भाई आई में भी मैं ही आऊंगा, तू नहीं आएगा मोटे तंतु, आई में सिर्फ कौन आएगा, एक्टिन। और एच क्षेत्र में कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन। और ए क्षेत्र में कौन आएगा, एक्टिन का पार्ट भी आ रहा है और मायोसिन का भी पार्ट आ रहा है। आई होप कि इज दैट क्लियर नाउ, क्लियर। अब सुनो, जैसे Z, अब मान लो कि जो तंतु पड़े हुए हैं, यदि तंतु को मैं किसी चीज से बांधू नहीं तो ये गिर जाएंगे, हाँ है ना। तो एक्टिन फिलामेंट के लिए हमारे पास क्या है, Z लाइन है। तो इसी तरीके से जो मायोसिन है, मायोसिन को भी मैंने देखो, ये जैसे ये तंतु है, इसको मैंने बांध दिया, ये लो बांध दिया, तो अभी गिरेंगे नहीं, ये लटके रहेंगे। इस मायोसिन वाले पार्ट को लटकाने के लिए कौन सी लाइन है, एम लाइन है। मायोसिन को लटकाने के लिए एम लाइन, एम फॉर मायोसिन, एम फॉर एम लाइन, याद रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, डन, स्क्रीनशॉट डन। आ जाओ, यहां तक कोई डाउट है नहीं, आगे चलते हैं। अब देखो हमने क्या बोला, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, डन। अब आ जाओ, तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी हमें क्या कहना चाह रही है। जेड रेखा, ए बैंड और आई बैंड देख लो अच्छे से। यहां पर ये जो जेड रेखा है ये कैसी है, सार्कोमियर, देखो लिख रहा है सार्कोमियर, ये एक सार्कोमियर को क्या कर रही है, मतलब एक वॉल का काम कर रही है, एक दीवार का काम कर रही है कि ये जो क्षेत्र है, जब जेड लाइन दोनों तरफ होगी तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, सार्कोमियर कहलाएगा। सार्कोमियर आ गया। फिर ये कह रहा है देखो पतले तंतु, ये रे हमारे पतले तंतु, ये रे पतले तंतु, ये रे पतले तंतु, ये पतले तंतु यहाँ तक भी आ रहे हैं, यहाँ तक भी आ रहे हैं। तो यहाँ तक ये जो पूरा पार्ट है जहां पर ये भी आ रहा है, जहां पर ये भी आ रहा है, ये वाला क्षेत्र है ए क्षेत्र, पूरा मायोसिन। और इसमें यदि एक्टिन बी है तो ए क्षेत्र है, केवल मायोसिन है तो एच क्षेत्र है, केवल एक्टिन है तो आई क्षेत्र है। Z किसको बांध के रखता है, एक्टिन तंतुओं को, M किसको बांध के रखता है, मायोसिन को। इज दैट क्लियर, डायग्राम समझ में आ गया। आई बैंड, आई बैंड मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट है, एक्टिन का। ए बैंड जिसमें एक्टिन भी है, मायोसिन भी है, कंप्लीट मायोसिन भी बोल सकते हो। और यदि हम बात करें एच क्षेत्र जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन वाला पार्ट। क्लियर, डायग्राम समझ में आ गया। आ जाओ, अब देखो पेशी रेशक रेखित रूप से दो प्रमुख प्रोटीन, जो पेशी रेखा है, जो स्ट्रिएटेड लाइन है, वो बेसिकली दो प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, एक्टिन और मायोसिन। ये विशेष प्रकार के वितरण के कारण होता है। अभी हमने देखा ना विशेष प्रकार का कैसा है, एक्टिन है, फिर एक्टिन और मायोसिन मैच कर रहे हैं, फिर मायोसिन है, फिर एक्टिन है, फिर एक्टिन और मायोसिन मैच कर रहे हैं, यानी कि उनका जो हम कह सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक अरेंज वे में है। हल्के बैंड, अब देखो एक्टिन जो कि पतले तंतु है बच्चों, पतले हैं तो वो हल्के हैं, मायोसिन मोटे तंतु हैं, तो यदि उसको तुम अभिरंजित कर दो तो वो डार्क दिखेंगे, तुम्हें कलर्ड बहुत ज्यादा हाई कलर्ड के दिखेंगे। तो हल्के बैंड्स एक्टिन होता है जिसको अपन आई बैंड कहते हैं, अभी अपन ने बात करी। समदेशिक बैंड भी कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, समदेशिक बैंड। तो तुम्हें क्या क्या देखना है, तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है समदेशिक बैंड क्या है, क्या बोलोगे, जो हमारा सिर्फ एक्टिन एक्टिन हो, जिसमें मायोसिन जुड़ा हुआ ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन बैंड जो कि आई क्षेत्र कहलाता है और इसको हम समदेशिक भी कहते हैं। क्लियर। गहरे बैंडों को ए बैंड या विषम देशिक बैंड,
विषमदैशिक होगा, जिसमें मायोसिन होता है। क्या होता है? मायोसिन होता है। दोनों प्रोटीन छड़नुमा, ये छड़नुमा था, संरचनाओं में परस्पर समांतर यहां से एक दूसरे के समांतर पैरेलल चल रहे हैं। पेशी रेशक के अनुदैर्ध्य अक्ष के भी समांतर व्यवस्थित होते हैं। यहां तक कोई डाउट है? जो चीज हमने बात करी वही चीज है। एक्टिन तंतु मायोसिन तंतु की तुलना में पतले होते हैं, ये बात भी हमने कर ली है, अतः इन्हें क्रमशः पतले एवं मोटे तंतु कहते हैं। ठीक है, एक टीवी पर कार्टून आता है मोटू और पतलू, मुझे वो याद आ गया, बहुत ही मजेदार है, ऐसी मजाक का है, लेकिन अभी टीवी नहीं देखना है, अभी हमें अपनी नीट की तैयारी करनी है और 11-12 की तैयारी करनी है। ठीक है, प्रत्येक आई बैंड के मध्य में इसे द्विविभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है, जिसे जेड रेखा कहते हैं। आई बैंड को देखो, आई बैंड को बीच में से काटने वाली, यही बोल रहा है, द्विविभाजित करने वाली, आई क्षेत्र को बीच में से द्विविभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा, ये कैसी है? ये प्रत्यास्थ रेखा है, और इस प्रत्यास्थ रेखा को ही हम जेड कह रहे हैं, और ये वाला जो है आई क्षेत्र है। बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई। पतले तंतु जेड रेखा से दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। जो भी पतले तंतु हैं किससे जुड़े रहते हैं? जेड रेखा से। किससे जुड़े रहते हैं? जेड रेखा से। और ए बैंड के मोटे तंतु है ना, ए बैंड के मोटे तंतु, यदि अपन बोले यहाँ पर ये लो मोटे तंतु, ये लो मोटे तंतु, ये लो मोटे तंतु, ये बीच में से कहां से जुड़े हुए हैं? एम रेखा से या एम लाइन से, जिसे एम रेखा कहते हैं, के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे? आगे चले। पेशी रेशों की पूरी लंबाई ए है ना, पेशी रेशों की ये लो, ये जो पूरी लंबाई है जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों आ रहे हैं, ये क्या कहलाता है? हमारा ए क्षेत्र। एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं दो अनुक्रमित जेड रेखाओं के बीच स्थित पेशी रेशक का भाग एक संकुचन का कार्य इकाई बनाता है, इसको सार्कोमियर कहते हैं। जेड के मध्य जहां पर एक्टिन मायोसिन दोनों प्रेजेंट है ना, ये वाला क्षेत्र है, ये सार्कोमियर का क्षेत्र है। और देखो बच्चों, जब जेड लाइन जब मायोसिन एक्टिन से यहां कनेक्ट होता है, जब मायोसिन एक्टिन से यहाँ कनेक्ट होता है तो ये जुड़ाव बना लेता है, और जुड़ाव बना करके ये पेशी की संकुचन में हेल्प करता है। तो तुम्हारी ये क्वेश्चन भी आ सकती है कि जो संकुचन इकाई है वो कहाँ बनती है? जेड लाइन के बीच पार्ट है सार्कोमियर, उसमें जब एक्टिन तंतु मायोसिन तंतु से जुड़ जाते हैं, मायोसिन तंतु एक्टिन तंतु से जुड़ जाते हैं, तो वो इकाई क्षेत्र कहलाता है कहाँ पर? जहां पर अपना जुड़ाव होता है, संकुचन होता है। क्लियर दैट? विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के सिरे दोनों और मोटे तंतुओं के बीच भाग छोड़कर स्वतंत्र सिरे अतिछादित हो जाते हैं, और जब संकुचन होता है तो ये जुड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही संकुचन रिलैक्स होता है, ये हमारा हाथ है, ये संकुचित है, तो यहाँ पर वो जुड़े रहते हैं। कौन? एक्टिन और मायोसिन। लेकिन जैसे ही ये रिलैक्स कंडीशन में आए, एक्टिन अपनी जगह आ जाएगा। कैसे होगा रिलैक्सिंग कंडीशन? ये लो, अब मायोसिन जो है बेटा, ये जो मायोसिन है, ये मायोसिन एक्टिन से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। देख रहे हो आप, एक्टिन से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर अवस्था कैसी है? विश्राम अवस्था है। जब एक्टिन मायोसिन से या मायोसिन एक्टिन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, विश्राम की अवस्था है, रिलैक्सेशन है। यदि एक्टिन मायोसिन से, मायोसिन एक्टिन से जुड़ जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन की अवस्था है, संकुचनशील अवस्था है। क्लियर दैट? पतले तंतुओं के सिरे मोटे तंतुओं के सिरों के बीच में पाए जाते हैं। मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो सिर्फ और सिर्फ मोटे तंतुओं से मिलकर के बना हुआ ये वाला भाग, ये कहलाएगा इसका हाउस वाला पार्ट, यानी कि क्षेत्र, यानी इसका खुद का क्षेत्र, जहां ये सिर्फ और सिर्फ केवल खुद रहता है, पतले तंतु में नहीं घुसता है, अतिछादित नहीं, ऐसे क्षेत्र कहलाता है। आई बात समझ में? अतिछादित, सॉरी।
अब संकुचनशील प्रोटीन की संरचना यानी कि मायोसिन और एक्टिन की जो संरचना है वास्तव में वो कैसे बनी हुई होती है वो अब हमें देखनी है। प्रत्येक एक्टिन तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित दो एफ तंतु में एक्टिनों का बना हुआ होता है। देखो आ जाओ, पहले मैं बना लेती हूँ। यहां पर तुम ये डायग्राम देख रहे हो, हम बोल रहे हैं देखो प्रत्येक एफ एक्टिन जी गोलाकार एक्टिन इकाइयों का बहुलक है। क्वेश्चन आ सकता है एक्टिन तंतु का एक इकाई कौन है, एक्टिन तंतु की एक इकाई कौन सी है, यानी कि जो इसका मोनोमर है या एकल इकाई है। एकल इकाई किसकी, हमारी एक्टिन की। एक्टिन की एकल इकाई कौन है, एक्टिन की एकल इकाई है हमारी जी प्रोटीन। और ये कैसी संरचना है, गोलाकार संरचना है। यदि ये गोलाकार संरचना मिल जाए, यदि ये गोलाकार संरचना मिल जाए तो ये क्या बना लेगी, बहुलक बना लेगी। और ये बहुलक क्या कहलाएगा, एफ प्रोटीन या एफ एक्टिन कहलाएगा। यही लाइन हमने अभी दो पढ़ी है। प्रत्येक एक्टिन पतले तंतु एक दूसरे से सर्पिल आकार में ये लो, हो गया ना, स्नैक जैसा स्टाइल हो गया, सर्पिल आकार का हो गया। तो क्या बोल रहा है, कुंडलित दो एफ तंतु में। अब ये तो हमने एक एफ बनाई है, ये एक एफ है, ऐसा ही हमारा दूसरा एफ आ जाए और ये ट्विस्ट हो जाए। रस्सी होती है, रस्सी को तुमने देखा, रस्सी में बहुत बल होते हैं। एक रस्सी में दो तीन लड़ियां भी होती है और दो लड़ियां भी होती है, उनको अपन ट्विस्ट कर देते हैं। तो वो जो एक रस्सी है या एक धागा है वो हो गया हमारा एफ। दूसरा एफ ही यानी दूसरा रस्सी ही जुड़ रहा है और एक मोटी रस्सी बना रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एफ एक्टिन बन जाएगा या हमारा एक्टिन बन जाएगा। आई जरा समझ में। तो ये दो मिलकर के, ये दो यदि इस तरीके से अपन कर दें तो ये हमारा एफ एक्टिन हो जाएगा। और इसकी एक सिंगल इकाई क्या कहलाएगी, जी प्रोटीन कहलाएगी। याद रखने वाली बात है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल रहे हैं क्योंकि अपन। डन, यहां तक डन। अब देखो क्या हुआ, एक दूसरे प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन के दो तंतु एफ के एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में होते हैं। एक दूसरा प्रोटीन है जो ट्रोपोमायोसिन है। क्या नाम है, एक दूसरा प्रोटीन है जो ट्रोपोमायोसिन है। वो इस तरीके से किससे जुड़ा रहता है, इस एफ एक्टिन से जुड़ा रहता है। यही बात बोलिए, एक दूसरा प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु, हमने भी दो बनाए, 1 और 2, दो तंतु एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में जाते हैं। पूरी लंबाई में जा रहे हैं, जहां तक भी एफ एक्टिन है वहां तक ये ट्रोपोमाइसिन, अब इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोमाइसिन बोलेंगे। ट्रोपोमाइसिन के निकट पूरी लंबाई में जुड़े रहते हैं। एक जटिल ट्रोपोनिन, अब क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोनिन। देखो ट्रोपोनिन में अपन को ऐसे सुनाई दे रहा है ना, तीन, ट्रोपोनिन। तो ये क्या होते हैं, प्रोटीन के अणु होते हैं जो इस तरीके से तीन अणु में बने रहते हैं। एक, ये देखो 3, ये जो है इसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन। ठीक है, प्रोटीन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर पाई जाती है। ये ट्रोपोमायोसिन था, 2 लाइनें, उसके जगह जगह पर देखो निश्चित अंतरालों पे, एक अंतराल, दूसरा अंतराल, तीसरा अंतराल, तीनों अंतरालों में मतलब बीच बीच में ये क्या जुड़े रहते हैं, ट्रोपोनिन जुड़े रहते हैं और एक जटिल या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। आ जाओ अब डायग्राम हम हकीकत वाला देख लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका। डन, स्क्रीनशॉट डन। अब देखो बना दिया मैंने डायग्राम पूरा। यहां पर देखो ये ट्रोपोमाइसिन है जो व्हाइट कलर का है,
जो हमारा ब्लू कलर का है ये वाला, ये हमारा ट्रोपोनिन है। ये जो दोनों है ये हमारे एफ एक्टिन है, हाँ या ना, एफ एक्टिन है। और यदि हम एक की बात करें तो ये हमारा जी है। अब सुनो, जो ट्रोपोनिन है उसके बारे में आगे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो। डन, स्क्रीनशॉट डन। अब देखो, विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंध बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढक देती है ना। क्या हुआ, अभी अपन मायोसिन के डायग्राम की बात करेंगे, ठीक है, मायोसिन के डायग्राम की बात करेंगे। तो तुम देखोगे ये है हमारा ट्रोपोमायोसिन और ये है हमारा मायोसिन, है मायोसिन, ये है ट्रोपोमायोसिन। अच्छे से समझ लेना ये बात, क्वेश्चन आता है इस पे नीट में। ट्रोपोमायोसिन और ये है हमारा एफ एक्टिन। तो ट्रोपोमायोसिन बच्चों नाम से याद रहेगा, ट्रोपोमायोसिन मायोसिन को संबंध बनाने में रोकता है। ये हमारा एक्टिन है, ये हमारा मायोसिन है। मायोसिन यहाँ पर आकर के ना जुड़े, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दोनों को जुड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्राम की अवस्था है। कैसी अवस्था है? विश्राम की अवस्था है। तो हम चाहते हैं कि मायोसिन एक्टिन से ना जुड़े, तो इसके जुड़ाव को रोकने में कौन हेल्प करेगा? ट्रोपोमायोसिन। कौन हेल्प करेगा? ट्रोपोमायोसिन हेल्प करेगा। ट्रोपोमायोसिन क्या करता है बच्चों? ये देखो, ये इसने क्या कर लिया, ये जो एफ एक्टिन है इसको ढक लिया। जैसे मान लो ये एक्टिन है और इसको कोई कवर कर ले ऐसे, है ना, मान लो ये कवर कर लिया, ये मैंने कवर कर लिया, गिर भी सकता है, 2 मिनट देखो, बैलेंस बनाने दो, ये लो। अब यहाँ पर ये मायोसिन आ भी जाए तो इससे अटैच नहीं हो पा रहा ना, बीच में हमारे पास कोई अवरोधक है, और ये अवरोधक कौन काम कर रहा है? ये कर रहा है हमारा ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन विश्राम की अवस्था में मायोसिन को एक्टिन से जुड़ने में अवरोध क्रिएट करता है। ये बात समझ में आ गई क्या? अब अपन सबसे पहले मायोसिन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? मायोसिन का। और सॉरी, ट्रोपोनिन की बात भी बतानी है। ट्रोपोमायोसिन तो मैंने बता दिया, ट्रोपोनिन की बात भी बतानी है कि विश्राम की अवस्था में क्या होता है। हमारे पास क्या है? जो ट्रोपोनिन है, ये रहा ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन की हमारे पास 3 इकाई है। तुम देखो यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर अपने पास ट्रोपोनिन की 3 इकाइयां हैं। टीपीआई ट्रोपोनिन इनहिबिटरी यानी कि ट्रोपोनिन अवरोधक, ट्रोपोनिन टी यानी कि ट्रोपोनिन मायोसिन को कवर करके रखेगा, और ट्रोपोनिन सी जो कैल्शियम को लाके देगा। वापस रिपीट कर रही हूँ, फोकस होके सुनोगे तो समझ में आएगा। 3 उप इकाइयों का ट्रोपोनिन बना हुआ है। ये उप इकाइयां क्या करती है? 3 अलग अलग चीजें करती है। जो इनहिबिटरी, आई वाला, इनहिबिटरी का मतलब होता है, देखो आई का मतलब होता है इनहिबिटरी, इनहिबिटरी यानी कि अवरोधक, ठीक है। और हमने लिखा है सी, ठीक है, सी का मतलब है यहाँ पर कैल्शियम। फिर हमने लिखा है टी, टी का मतलब है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। अब ये 3 उप इकाइयों के काम समझ लो। इनहिबिटरी क्या करेगा? इनहिबिटरी क्या करेगा? अवरोध करेगा। ट्रोपोमायोसिन तो बोल ही रहा है, उसको कवर कर लिया, ये ट्रोपोमायोसिन तो आ ही गया यहाँ पे कवर करने के लिए। लेकिन इसी के पास में जो अवरोधक है, यानी कि जो हमारा ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन का भी कौन सी इकाई? टीपीआई। टीपीआई क्या करेगा? इस मायोसिन को यहाँ अड़ने ही नहीं देगा। और ट्रोपोनिन टी क्या करेगा? ये इस ट्रोपोमायोसिन को, सॉरी, इस ट्रोपोमायोसिन को क्या करेगा? एकदम टच करके रखेगा, ठीक है, टच करके रखेगा कि तू यहीं खड़ा रहे,
नहीं तो कौन आके जुड़ जाएगा, मायोसिन आकर के जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा, मायोसिन आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तीसरी बात क्या हुई, तीसरी बात में ये बोल रहा है सी, क्या बोल रहा है सी। आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कैल्शियम बाइंड करना होता है ना, तो ट्रोपोनिन सी तब एक्टिव होगा जब उसको संकुचन करना होगा, तो कैल्शियम से बाइंड होगा। और यदि ट्रोपोनिन कैल्शियम से बाइंड नहीं होता है, कैल्शियम नहीं मिलता है, तो बॉडी में संकुचन होगा ही नहीं। आई होप कि इज दैट क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो नेक्स्ट में चलते हैं वापस से। तो क्या बोल रहा है, ट्रोपोनिन की एक उप इकाई एक्टिन तंतु के मायोसिन के बंध बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढक देती है। ये क्या बोलती है, भाई तो यही हूं मैं, तू ढका रहे। कौन बोलता है ये, टीपीटी। आई क्या बोलता है, टीपीआई क्या बोलता है, तो दूर रहे, मायोसिन दूर है। टीपीसी क्या बोलता है, अभी विश्राम की अवस्था है, अभी कोई कैल्शियम नहीं है तो मैं नहीं जोड़ने दूंगा तुझे, मैं संकुचन नहीं करने दूंगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मायोसिन पे चलेंगे फिर। ठीक है, अब देखो मायोसिन वाली बात देखनी है तुम्हें, तो आ जाओ सीधा सीधा। ये तो अपना जो डायग्राम मैंने भी तुम्हें समझाया, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, एफ एक्टिन। अब देखो ये जो मायोसिन है बच्चों, जो मायोसिन है इस तरीके से दो, ये क्या लग रहे हैं, सपोले लग रहे हैं, स्नैक। दो स्नैक ने इस तरीके से बाइंड किया, है ना, दो स्नेक ने इस तरीके से बाइंड किया है। तो ये जो एक इकाई है इसको हम कहते हैं मीरोमाइसिन, मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन किसकी इकाई है, किसका, ये क्या है, हमारा मोनोमर है। किसका मोनोमर है, मायोसिन का मोनोमर है। मीरोमाइसिन की बहुत सारी इकाइयां, लगभग शायद 100 इकाइयां मिलकर के एक एक मायोसिन बनाती है। कितनी बनाती है, एक मायोसिन बनाती है। अब मीरोमायोसिन में तुम ये वाला हरा पार्ट देख रहे हो, यहाँ पर ये जो है एक्टिन यूजिस्टिल, यहां से इस वाले पार्ट से, जैसे स्नेक है, स्नेक डंक मारता है, डंक मारता है, तो ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। मायोसिन आया, तो ये जो पार्ट है जिसने ऐसे करा, जो जीभ निकाली और जीभ से यहाँ पर इसको डसा, यानी कि इसे ज्वाइंट हो गया, वो वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, यानी कि एक्टिन से जुड़ने वाला। ये जीभ निकाल दो इसकी ऐसे, ये जीभ जो है यही क्या करती है, एक्टिन से जाकर के बाइंड होती है। ठीक है, एक और शीर्ष स्थल है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं एटीपी यूजिस्थल। अब किसी भी चीज से तुम जुड़ते हो तो पूरी एनर्जी लगाते हो या एवं जुड़ जाते हो, जाके एनर्जी लगानी पड़ती है ना। किसी से भी कोई रिलेशन बनाने के लिए, किसी से जैसे तुम्हें बिजनेस की कोई डील करनी हो, तो उस डील के लिए तुम पूरा रात दिन एक करते हो, तो एनर्जी चाहिए। तो ये वो स्थल है जहां पर एटीपी आके जुड़ेगा और उसको ब्रेक करेंगे ताकि जिससे हमको एनर्जी मिले। तो ये क्या है, एटीपेज हमारा क्षेत्र है, एटीपेज स्थल है। और ये जो दोनों क्षेत्र जहां पे प्रेजेंट है बच्चों, इसको हम बोलते हैं हेड। सांप का शीश ये वाला, ये इसका हेड ही हुआ, ये इसकी गर्दन हो गई, और ये इसका पीछे वाला भाग टेल हो गया, हाँ है ना। ये इसका मुंह हो गया हेड, ये इसकी टेल, ये इसकी गर्दन नेक, और ये इसका टेल वाला पार्ट। तो यदि तुम ये इसका शीश और ये इसकी गर्दन वाला भाग मिलाओ, तो ये वाला जो भाग है, ये देखो यहां से इसकी गर्दन वाला भाग मिलाओ, तो हम इसको कहते हैं हैवी मीरोमायोसिन, HMM। यदि तुम शीश और ये गर्दन वाला भाग मिला दो तो हम इसको कहते हैं हैवी मीरोमायोसिन। और ये टेल वाला पार्ट है, सिर्फ पूंछ वाला भाग, इसको हम कहते हैं LMM, लाइट मीरोमाइसिन। क्योंकि यहाँ पर दो चीज नहीं है ना, सिर्फ पूंछ है। यहाँ पर तो क्या था, सर भी था और गर्दन भी थी, तो दो भारी चीजें हो गई। यहाँ तो सिर्फ टेल है, तो पूंछ वाला भाग है, तो क्या हो जाएगा LMM, यानी कि लाइट मीरोमाइसिन। यहां तक क्लियर हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अभी एनसीईआरटी में चलते हैं। डन, एनसीईआरटी में चले, आ जाओ। मीरोमायोसिन अवयव अर्थात सिर व छोटी भुजा पर, अच्छा एक मिनट रुको, अपन ने ये पार्ट नहीं किया ना। प्रत्येक मायोसिन तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन है। मायोसिन भी बहुलक है, क्यों, इसका मोनोमर कौन है, मीरोमायोसिन।
ये एक लकी प्रोटीन जिसे मीरोमायोसिन कहते हैं उसका एक मोटा तंतु बनाती है। बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं, मायोसिन बनाते हैं। बहुत सारी मोटी चीजें मिलेगी तब तो मोटा होएगा, तो ये याद रखना। प्रत्येक मीरोमायोसिन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ठीक है, एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर और एक पूंछ। ठीक है, हमने क्या बोला, एक सिर और भुजा वाला भाग जिसको हमने नेक बोल दिया, क्योंकि सांप की तुम्हें नेक याद रहेगी। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा HMM, यही बोल रहा है, गोलाकार सिर और एक पूंछ वाला। सिर को बाहरी मीरोमायोसिन HMM और पूंछ को हल्का मीरोमायोसिन यानी LMM, लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। ये बात हमने यहां तक कर ली। अब आगे आ जाओ। मीरोमायोसिन अवयव अर्थात सिर एवं छोटी भुजा पर नियत दूरी पर तथा आपस में एक नियत दूरी पर एक कोण ए तंतु पर बाहर की तरफ उभरे होते हैं, जिसे क्रॉस भुजा कहते हैं। अभी क्या हुआ देखो, आ जाओ। मान लो कि अभी मैंने तुम्हें बताया था ये हमारा ठीक है, ये हमारा एक्टिन वाला है। एक्टिन का तुम्हें पता है यहां पर आकर के ये मीरोमायोसिन जुड़ रहा है आकर के। तो मीरोमायोसिन का जो वाला भाग है, जो ये वाला भाग है, आ जाओ, ये वाला जो आम, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट है, यही पार्ट अभी मैंने तुम्हें बताया डंक मारता है, यहां से जुड़ जाता है। तो जो भाग मीरोमायोसिन का या मायोसिन का जो भाग एक्टिन से जुड़ता है और संबंध बनाता है, वो भाग कहलाता है क्रॉस भुजा। कौन सा भाग कहलाता है, क्रॉस भुजा, जो मतलब क्रॉस कर लेगा, इसके साथ संबंध बना लेगा। क्लियर दैट। गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपेज एंजाइम है। अभी मैंने बताया जो गोलाकार भाग है वहां पे एनर्जी चाहिए, तो एटीपेज सक्रिय भाग है जो एटीपी के बंधन स्थान पर और एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होते हैं। और एक्टिन जहां से एक्टिन से बाइंड होगा वो भी चाहिए, और एनर्जी चाहिए जुड़ने के लिए, वो भी स्थान कहाँ, सिर वाले भाग में होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने क्या देखा बच्चों, आज हमने देखा कि पूरा मायो फाइबर कैसा होता है, मायोफिब्रिल क्या होते हैं, टी ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, साथ में हमने एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स का अच्छा डायग्राम देख लिया। हमने इसमें बहुत सारे बैंड्स या क्षेत्र देख लिए। आशा करती हूँ कि ये पार्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।